की अच्छी तस्वीर पेश की है। इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश हो चुका है। मौजूदा वित्त वर्ष में 6.5 से 7% तक रह सकती है रियल जीडीपी ग्रोथ, और साथ ही निजी सेक्टर और सरकार में पार्टनरशिप पर जोर दिया गया है। तो बजट से पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ को बेहतर बताया। साथ ही मीडियम टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ 7% तक की संभावना भी जताई। Real GDP is 20% above the pre-pandemic levels. And the growth has been contributed to by a steady maintenance of the share of private consumption. Investment is being driven by not only by public sector capital formation. Both union and state governments have clearly been spearheading the capital formation. But let me also tell you that private capex has been growing. Private capex has recovered. Households are not in distress. Households actually are investing in financial assets which have done very well. तो बजट से पहले पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे की पूरी पिक्चर बताने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे आर्थिक सर्वे की हाइलाइट्स क्या हैं? देखिए, आर्थिक सर्वे पेश करने के बाद अब से कुछ ही मिनटों पहले खत्म हुई मुख्य आर्थिक सलाहकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे प्रेजेंटेशन दिए गए और उस प्रेजेंटेशन के देखने के बाद मुझे लगा कि आर्थिक सर्वे बेहद ही संतुलित और कह सकते हैं कि बहुत ही वास्तविक जो है अर्थव्यवस्था के हालात उसकी तस्वीर पेश करते हुए दिखी। इसमें जो चुनौतियां हैं उसको ही बताया गया, जो संभावनाएं हैं उसमें ही बताया गया। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जिस बात पर आर्थिक सर्वे को लेकर टिकी रहती है वो ये है कि जीडीपी का ग्रोथ कितना रहने वाला है। तो आपने कहा जैसा कि चालू कारोबारी साल के लिए जीडीपी का ग्रोथ 6.5% से लेकर 7% का अनुमान जताया गया है। लेकिन ये अनुमान जताते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार को इस बात का अंदाजा था कि उनकी हो सकता आलोचना हो, क्योंकि कई सारे एजेंसी जिसमें रिजर्व बैंक, आईएमएफ, फिच, इन लोगों ने इससे ज्यादा ग्रोथ का अनुमान दिया है। तो ऐसे में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार इससे कम अनुमान कैसे दे रहे हैं? तो उनका कहना साफ तौर से था कि वो निराशावादी नहीं है, वो काफी आशावादी हैं और 7% होने की संभावना भी है। लेकिन 6.5 से 7 का रेंज इसलिए दिया गया क्योंकि कुछ चुनौतियां भी हैं जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर मानसूनी बारिश जगह जगह हो रही है, कहीं नहीं हो रही, असंतुलित है। कृषि उत्पादन पर असर पड़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय हालात अभी भी स्थिर नहीं हुए हैं और कैपिटल मार्केट में जो वैल्यूएशन है वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये 3 चुनौतियां उन्होंने बताई है। और इन सब कैपिटल मार्केट की बात चली तो एक खास चैप्टर आर्थिक सर्वे में कहा गया है इक्विटी मार्केट को लेकर के। वहां पे रिटेल निवेशकों की बढ़ती हिस्सेदारी पर काफी गौर किया गया है। उन्होंने ये कहा भी कि रिटेल निवेशक कैपिटल मार्केट में आ रहे हैं, अच्छी बात है, स्वस्थ बात है, लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हैं जिसका कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। उनका इशारा फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ था। कहा कि ऐसी चीजों को हतोत्साहित करना चाहिए। हालांकि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो रेगुलेटर तय करेगा। रोजगार को लेकर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि रोजगार में उन्होंने कहा कि इसमें 80 लाख नौकरियां हर साल पैदा करने की जरूरत है। अब नौकरियां पैदा करने के लिए सरकार की तरफ से मुंह उठा के मत देखिए। दरअसल इसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों की सहभागिता की जरूरत है। निजी क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा उन्होंने आड़े हाथों भी लिया कि जिस तरीके से उनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है उस तरीके से मैन पावर में उन्होंने अपना निवेश नहीं किया है। तो एक तरह से इशारा है कि निजी क्षेत्र नौकरी के ज्यादा मौके पैदा करें, वरना मांग में बहुत ज्यादा कमी आ सकती है। इसके अलावा कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात उन्होंने की है। खेती में रिफॉर्म की काफी ज्यादा वकालत की है। शुक्रिया लक्ष्मण जी, आर्थिक सर्वे की इस पूरी पिक्चर को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो इकोनॉमिक सर्वे में कैसी दिख रही है इकोनॉमी की तस्वीर और कैसा होना चाहिए बजट, आज बजट अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कल का बजट अमृतकाल का अहम बजट है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट 5 साल की दिशा तय करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का टारगेट पूरा करेगा भारत। और विपक्ष ने राजनीति, जो नकारात्मक राजनीति है, वो विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दलों ने फायदे के लिए संसद का दुरुपयोग किया। देश
बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया। तो बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब सिर्फ 18 घंटे 53 मिनट और 47 सेकंड बचे हैं और सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम तैयार है आपके लिए बजट को आम भाषा में, आपकी भाषा में सबसे पहले समझाने और दिखाने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। बजट से पहले बाजार की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 103 पॉइंट गिरकर 80,502 पर और निफ्टी 22 पॉइंट गिरकर 24,509 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक निचले स्तर से सुधरकर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। आज के बाजार में पीएसई ऑटो मेटल शेयरों में खरीदारी दिखी तो फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। इसके अलावा रियलिटी, आईटी, एफएमसीजी, एनर्जी शेयरों पर दबाव रहा। तो जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना कि इस बार का बजट विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला बजट होगा। अलग अलग सेक्टर्स को लेकर कुछ ना कुछ बड़े ऐलान इसमें होने वाले हैं। तो ये बजट क्यों खास है, किस तरह के बड़े ऐलान इसमें हो सकते हैं, इस पर देखिए हमारे रिपोर्टर्स की ये खास बजट चौपाल। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जा रहा है। ऐसे समय बजट पेश किया जा रहा है जब अर्थव्यवस्था में मांग पैदा करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में बजट पेश किया जा रहा है जब रोजगार पैदा करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, इस पर हमारी पूरी टीम लगातार नजर बनाए हुए है और हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे हैं वित्त मंत्रालय के ठीक सामने और आपको बताएंगे कि जो बजट पेश होगा उसमें क्या कुछ खास निकल कर आएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने सहयोगी आलोक के साथ, जो कि इंडस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों पर काफी पैनी नजर रखता है। आलोक, जब बात रोजगार की और आर्थिक विकास की होती है तो सबसे ज्यादा जोर इस बात पर होता है कि इंडस्ट्री को आप पुश करिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए। इस बजट में इंडस्ट्री को लेकर क्या कुछ निकल सकता है? देखिए, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, उनके लिए रॉ मटेरियल सस्ता मिले, वहां पर एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और साथ ही साथ उनको एक्सपोर्ट करने के लिए बेहतर सुविधाएं मिले, इस पर जोर रहेगा। अगर हम बात करें तो पीएलआई स्कीम सरकार की बहुत ही एक खास स्कीम है। इसमें साइकिल, आपको टॉयज, केमिकल सेक्टर जैसे, लेदर सेक्टर जैसे में पीएलआई स्कीम सरकार ला सकती है। इसके अलावा कई सारे मोर्चों पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है काफी क्रूशियल होता है, रॉ मटेरियल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे पेपर, मेटल, फार्मा, मेडिकल डिवाइस जैसे इंडस्ट्री है, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। वो उनके लिए रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती या बढ़ावा की जा सकती है। तो ये ताकि रॉ मटेरियल सस्ता मिले। इसके अलावा एक्सपोर्ट एक बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो एक्सपोर्ट के लिए उनके लिए एक्सपोर्ट हब बनाने की बात चल रही है कि एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन एक नई बॉडी बनाई जाए जो कि उनको एक्सपोर्ट करने में मदद करेगी। इसके अलावा उनको कई तरह के और इंसेंटिव दिए जा सकते हैं मार्केटिंग वगैरह के लिए। और साथ ही साथ अगर बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर, तो बहुत सारी जो डोमेस्टिक चीजें हैं उनमें उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया जाएगा। और उनके लिए जैसे डीप टेक पॉलिसी है, स्टार्टअप काफी बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है, वहां पर डीप टेक पॉलिसी नई ऐलान की जा सकती है। तो इस तरह के कदम सरकार उठा सकती है। इसमें रोजगार भी ज्यादा मिले, एक्सपोर्ट भी हो और इंडस्ट्री को भी फायदा मिले। ये काफी बड़ी बात है कि इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि रोजगार के नए मौके पैदा हो। रोहन सिंह, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी पैनी नजर रखते हैं, एविएशन सेक्टर पर नजर रखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ावा देने से कई सारे सेक्टर को खुद ब खुद बढ़ावा मिल जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या कुछ संभावना जताई जा सकती है? जी, इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश है वो बरकरार रहेगा। एक मॉडरेट
हाईएस्ट इंक्रीज आप 10 से 15% का देख सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट के लिए खासतौर पे 15,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स की घोषणा की जा सकती है। इसमें कुछ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी होंगे। इसके अलावा जो बड़े शहर हैं, भीड़ भाड़ वाले शहर हैं, वहां ट्रैफिक से निजात के लिए, पॉल्यूशन इंजीनियर के लिए रिंग रोड की घोषणा की जा सकती है। एक सरकार का पुश रहा है ईवी सेक्टर पे, वो इस बार भी जारी रहेगा। सरकार स्कीम के एक्सटेंशन की तो बात कर ही सकती है, लेकिन साथ ही जो 5 साल का रोड मैप है एक तरह से ईवी के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए, उसकी घोषणा भी यहाँ पे की जा सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी ईवी, जो बार बार सरकार और प्रधानमंत्री भी जोर दे चुके हैं, ग्रीन इकोनॉमी पे काफी ज्यादा फोकस होगा। तो जो रोहन की बातों से संकेत मिल रहा है, ग्रीन इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है इस पूरे बजट का। लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर रहती है, खासतौर से तब से जब से रेल बजट को मिला दिया गया आम बजट से, वो नजर रहती है कि रेलवे सेक्टर के लिए क्या कुछ हो सकता है। तो दीपाली है, रेलवे सेक्टर को सालों से कवर कर। दीपाली, रेलवे के मुसाफिरों के लिए क्या कुछ खास मिलने वाला है, या फिर रेलवे कंपनियों के शेयर धारकों के लिए क्या कुछ खुशखबरी आ सकती है? जो बिल्कुल सरकार का फोकस रहेगा किस तरह से निजी निवेश बढ़ाया जाए रेलवे में, क्योंकि सरकार चाहती है कि बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो। खासतौर पर अगर हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो उसको पेसअप किया जाए। इसके अलावा जो कोचेस की संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले, और साथ ही जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन, उसके नए कॉरिडोर्स का अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। एलोकेशन जाहिर तौर पर 20% तक बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन जो सबसे बड़ा फोकस हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये रहेगा कि यात्रियों के लिए जो रेल का सफर है उसे किस तरह से सुरक्षित बनाया जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है 2 से 3 बड़े दर्दनाक हादसे हुए हैं। ऐसे में जो रेलवे की तरफ से कवच इंस्टॉलेशन था उसकी लेट लतीफी पर यहाँ पर सवाल उठे हैं। तो कवच के लिए 5 से 6 हजार करोड़ रुपए अलग से एलोकेट यहाँ पर वित्त मंत्री करती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसमें रेलवे के अलावा एक और चीज आपसे पूछूं, उसके बाद असीम के पास जाऊंगा, वो है हेल्थ सेक्टर। क्योंकि आर्थिक सर्वे में भी हेल्थ सेक्टर पे, खासतौर से मेंटल हेल्थ पे काफी जोर दिया गया है। तो हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या कुछ उम्मीद करनी चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा। खासतौर पर अगर कोविड के बाद से देखें तो लगातार वित्त मंत्री की तरफ से जो एलोकेशन है स्वास्थ्य सेक्टर के लिए वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और यही कंटिन्यूटी हम इस बजट में भी देखेंगे। एलोकेशन तो बढ़ेगा ही, साथ जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा था कि आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया जाएगा और उसके तहत 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी वैक्सीन को सस्ता किया जाए, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन को सस्ता किया जाए। इस लिहाज से भी बड़े अनाउंसमेंट इस बजट में होते हुए दिखेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग का सबसे बड़ा ड्राइवर होता है एग्रीकल्चर। इस बार एग्रीकल्चर पर नजर इसलिए रहेगी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, जो कि माने जाते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी सुधार किए थे, तो शायद उनकी बात चले और बजट में उनकी झलक दिखे। तो असीम, एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर करते हैं। असीम, क्या लग रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर बजट में फोकस रहेगा? डेफिनेटली एक बड़ा फोकस आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही दिखाई देगा। किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन इस बार आपको शायद वहां पर कोई बढ़ोतरी होती हुई दिखाई ना दे। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की शुरुआत आप होती हुई देख सकते हैं। यानी कि सरकार रिफॉर्म्स करेगी, जो भी राज्य रिफॉर्म्स करेंगे उनके लिए एक बड़ा फंड का अनाउंसमेंट होगा और उनको उस रिफॉर्म्स के हिसाब से ये फंड रिलीज किया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो कृषि क्रेडिट कार्ड है, अभी आपको 3 लाख का लोन मिलता है, उसके अंदर बढ़ा करके 5 लाख तक का लोन जो है वो किया जा सकता है। बिना कोलेटरल के आपको 1,60,000 तक का लोन मिलता है, उसको बढ़ा करके 2.5 लाख तक का किया जा सकता है। सबसे बड़ा फोकस सरकार का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर रहने वाला। एक बड़ा फंड अनाउंसमेंट हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पीएम आशा के तहत आकर के देख सकते हैं। जो भी किसान ज्यादा क्रॉप डाइवर्ट करेंगे, अलग अलग क्रॉप्स उगाएंगे, उनको एक बड़ा राशि यहाँ पर हम घोषणा होती हुई मुझे लगता है कि कुल मिला के लगता है कृषि क्षेत्र को लेकर के किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, इस पर फोकस होगा। लेकिन इस पूरी चर्चा में अगर एक बात ना हो तो छूट जाएगा, वो है कि नौकरी पेशा लोगों को क्या मिलेगा। इनकम टैक्स पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि वहां पे ये माना जा रहा है कि शायद वित्त मंत्री इनकम टैक्स, न्यू टैक्स रिजिम में एक नया स्लैब जोड़ करके कुछ नौकरी पेशा लोगों को राहत दे, या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से आगे बढ़ा दे। कुछ लोग कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन ये सारे मुद्दे हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। बस कुछ ही देर का समय है, उसके बाद बजट पेश होगा, तो फिर देखिए क्या क्या होता है। लक्ष्मण राय अपनी टीम के साथ, दिल्ली। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। जिसे लेकर आज संसद में सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूरे सिस्टम के फ्रॉड होने की बात कही, तो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी।
the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. There are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था को बेकार कहना सही नहीं है, ये बेहद निंदनीय है। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब, ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।